दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनाचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों आइए सुनते हैं एक नया उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। चरित्रहीन बांग्ला के महान उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक जनप्रिय बांग्ला उपन्यास है। यह उपन्यास 1917 में प्रकाशित हुआ था। इसमें मेष जीवन के वर्णन के साथ मेष की नौकरानी सावित्री से प्रेम की कहानी है। नारी का शोषण, समर्पण और भाव जगत तथा पुरुष समाज में उसका चारित्रिक मूल्यांकन, इससे उभरने वाला अंतर्विरोध ही इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है। चरित्रहीन को जब उन्होंने लिखा था तब उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसमें उस समय की मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती दी गई थी। भारतवर्ष के संपादक कविवर द्विजेंद्र लाल राय ने इसे यह कहकर छापने से मना कर दिया था कि यह सदाचार के विरुद्ध है। शरतचंद्र ने नारी मन के साथ साथ इस उपन्यास में मानव मन की सूक्ष्म प्रवृत्तियों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। साथ ही यह उपन्यास नारी की परंपरावादी छवि को तोड़ने का भी सफल प्रयास करता है। उपन्यास प्रश्न उठाता है कि देवी की तरह पूजनीय और दासी की तरह पितृसत्ता के अधीन घुट घुट कर जीने वाली स्त्री के साथ यह अंतर्विरोध और विडंबना क्यों। यह उपन्यास चरित्र की अवधारणा को भी पुनः परिभाषित करता है। उपन्यास में तत्कालीन हिंदू समाज का अच्छा चित्रण है और पश्चिमी सोच के प्रभाव और रूढ़िवादी बंगाली समाज के द्वंद्व पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। दोस्तों यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा। शरद बाबू के घर में एक बार आग लग गई थी, जिसमें उनके कई पुस्तकों की पांडुलिपियां जलकर राख हो गई थी। उसी में चरित्रहीन भी थी, जिसके 500 पृष्ठों के जलने का उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन वे निराश नहीं हुए। दिन रात असाधारण परिश्रम करके उसे पुनः लिखने में समर्थ हुए। लिखने के बाद शरद बाबू ने इसके संबंध में अपने काव्य मर्मज्ञ मित्र प्रमथ बाबू को लिखा, केवल नाम और आरंभ को देखकर ही चरित्रहीन मत समझ बैठना। मैं नीति शास्त्र का सच्चा विद्यार्थी हूँ, नीति शास्त्र समझता हूँ। कुछ भी हो राय देना, लेकिन राय देते समय मेरे गंभीर उद्देश्य को याद रखना। मैं जो उल्टा सीधा कलम की नोक पर आया नहीं लिखता। आरंभ में ही जो उद्देश्य लेकर चलता हूँ वह घटना चक्र में बदल नहीं जाता। तो दोस्तों लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के पहले भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। पछाह जैसे बड़े नगर में इन दिनों जाड़े का मौसम आ गया था। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य किसी एक शुभ कार्य के लिए धन संग्रह करने इस शहर में आए थे। उनके भाषणों की सभा में उपेंद्र को सभापति बनना होगा और उस पद की मर्यादा के अनुकूल जो कुछ कर्तव्य है उनका भी अनुष्ठान पूरा करना होगा। इसी प्रस्ताव को लेकर एक दिन सवेरे कॉलेज के विद्यार्थियों का दल उपेंद्र के पास पहुंच गया। उपेंद्र ने पूछा, शुभ कार्य क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। उन लोगों ने बताया कि अभी तक इस बात को वे भी नहीं जान पाए। स्वामी जी ने कहा है इसी बात को वे सभा में ठीक तरह से समझाकर बताएंगे और सभा बुलाने की तैयारी और आवश्यकता बहुत अंशों में इसी के लिए है। उपेंद्र आगे कोई प्रश्न बिना पूछे इस बात पर सहमत हो गए। ऐसी थी उनकी आदत। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उत्तीर्ण कर लिया था कि छात्रों की मंडली में उनकी प्रतिष्ठा की कोई सीमा नहीं थी। इसे वे जानते थे। इसलिए काम काज आपद विपद में वे लोग जब कभी आ जाते थे तब वे उनके निवेदन और अनुरोधों की उपेक्षा उनके प्रति ममता के कारण नहीं कर सकते थे। विश्वविद्यालय की सरस्वती को पार करके अदालत की लक्ष्मी की सेवा में नियुक्त हो जाने के पश्चात भी लड़कों के जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल, क्रिकेट और डिबेटिंग क्लब तक के ऊंचे स्थान पर उनको ही बैठना होता था। लेकिन इस स्थान पर सिर्फ चुपचाप बैठे रहना ही नहीं था, कुछ बोलना आवश्यक था। एक लड़के की ओर देखकर उन्होंने कहा, कुछ बोलना तो अवश्य पड़ेगा। सभापति बनकर सभा के उद्देश्य के संबंध में एकदम ही अनभिज्ञ रहना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कहते हैं आप लोग? बात तो ठीक थी, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। बाहर के आंगन में फूलों से लदे एक पुराने अड़हुल के पेड़ के नीचे लड़कों का यह दल जब उपेंद्र को बीच में बैठाकर
दुनिया के सभी संभव असंभव अच्छे कामों की सूची तैयार करने में व्यस्त हो उठा था। उसी समय दिवाकर के कमरे से एक आदमी सबकी नज़रों से बचकर बाहर चला आया। दिवाकर उपेंद्र का में मेरा भाई है। बचपन में मातृ पितृहीन होकर मामा के घर रहकर गुजारा कर रहा था। बाहर की एक छोटी सी कोठरी में पढ़ना लिखना और रात को सोना था। अवस्था प्राय 19 की थी। FA उत्तीर्ण करके वह BA में पढ़ रहा था। इस भगोड़े पर उपेंद्र की ज्यों ही नजर पड़ी त्यों ही उन्होंने पुकार कर कहा, सतीश, तू भागा कहाँ जा रहा है? इधर आ। पकड़ में आ जाने पर सतीश भयभीत सा पास आकर खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, इतने दिन तुम कहाँ थे? अपने अप्रतिम भाव को छोड़कर सतीश हंसकर बोला, इतने दिन मैं यहाँ था ही नहीं उपेन भैया, अपने चाचा के यहाँ इलाहाबाद गया हुआ था। बात ठीक तरह पूरी भी न हो सकी थी कि एक युवक जिसकी दाढ़ी मूछ सफाचट थी, टेढ़ी मांग, चश्माधारी था, आंखों को तनिक दबाकर दांत निकालकर बोल उठा, मन के दुख के कारण ही क्या सतीश? हाई स्कूल की परीक्षा में इस बार भी उसे भेजा नहीं गया। इस बात को सभी जानते थे, इसलिए यह बात ऐसी भद्दी सुनाई पड़ी कि सभी उपस्थित लोग लज्जा से मुंह नीचे झुकाकर मन ही मन छी छी करने लगे। अपने परिहास का उत्तर न पाने के कारण युवक की हंसी गायब हो गई। लेकिन सतीश अपना हंसता हुआ चेहरा लेकर बोला, भूपति बाबू, मन रहने से ही मन में दुख होता है। पास करने की आशा कहिए या इच्छा ही कहिए, मैंने ठीक तरह होश संभालते ही छोड़ दी थी। केवल बाबूजी ही छोड़ नहीं सके थे। इस कारण मन के दुख से किसी को यदि घर छोड़ना पड़े तो उसका छोड़ना ही उचित होता। फिर भी वे अटल रह अपनी वकालत करते रहे हैं। लेकिन तुम कुछ भी क्यों न कहो उपेन भैया, इस बार उनकी आंखें खुल गई है। सब लोग हंस पड़े। इसमें हंसने की कोई बात नहीं थी, लेकिन भूपति बाबू के अभद्र परिहास से सतीश नाराज नहीं हुआ। इससे सभी को संतोष हुआ। उपेंद्र ने पूछा, क्या इस बार तूने पढ़ना लिखना छोड़ दिया? सतीश ने कहा, मैंने कब उसे पकड़ रखा था कि आज छोड़ देता? मैंने नहीं उपेन भैया, लिखने पढ़ने के धंधे ने ही मुझे पकड़ रखा था। इस बार मैं आत्मरक्षा करूंगा, ऐसे देश में जाकर रहूंगा जहां स्कूल ही न हो। उपेंद्र ने कहा, लेकिन कुछ करना तो आवश्यक है। मनुष्य एकदम चुपचाप रह भी नहीं सकता, यह भी ठीक नहीं है। सतीश बोला, नहीं, चुपचाप नहीं बैठूंगा। इलाहाबाद से एक नया मतलब प्राप्त कर आया हूं। इस बार अच्छी तरह प्रयत्न करके देखूंगा कि उसका मैं क्या कर सकता हूं। विस्तारित विवरण सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रहे थे। देखकर वह लज्जायुक्त हंसी के साथ बोला, मेरे गांव में जिस तरह मलेरिया है उसी तरह हैजा भी है। 5-7 गांवों में ठीक वक्त पर शायद एक भी डॉक्टर नहीं मिलता। मैं उसी स्थान पर जाकर होम्योपैथी चिकित्सा शुरू कर दूंगा। माँ अपनी मृत्यु से पहले मुझे कई हजार रुपए दे गई है, वह रकम मेरे पास है। उन्हीं में से अपने गांव के घर पर बैठक खाने में एक चिकित्सालय खोल दूंगा। हंसो मत उपेन भैया, तुम देख लेना, इस काम को मैं अवश्य करूंगा। बाबूजी को मैंने राजी कर लिया है। 1 महीना बीत जाने के बाद ही मैं कलकत्ता जाकर होम्योपैथी स्कूल में दाखिला ले लूंगा। उपेंद्र ने पूछा, 1 महीने के बाद ही क्यों? सतीश ने कहा, कुछ काम है। दक्षिण टोले में नवनाट्य समाज को तोड़कर एक लफड़ा निकल पड़ा है। हमारे विपिन बाबू उस दल के नायक हैं। तार पर तार भेजकर उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मैंने कह दिया है कि उनकी कंसर्ट पार्टी को ठीक करके ही किसी दूसरे कार्य में जुटूंगा। यह सुनकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। सतीश भी हंसने लगा। थोड़ी देर में हंसी का वेग जब कुछ शांत पड़ गया तब सतीश बोला, एक वंशी वादक का अभाव था, इसलिए मैं आज दिवाकर के पास आया था। अगर नाटक की रात को मेरा उद्धार कर दें तो और अधिक दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। उपेंद्र ने पूछा, वह कहता क्या है? सतीश ने कहा, वह कहेगा ही क्या, कहता है कि परीक्षा नज़दीक है। यह बात मेरे दिमाग में घुसती नहीं उपेन भैया कि 2 साल तक पढ़ने लिखने के बाद दी जाने वाली परीक्षा किस तरह लोगों को एक ही रात की अवहेलना से नष्ट हो जाती है। मैं कहता हूँ, जिनकी सचमुच ही नष्ट हो जाती है उनकी वह नष्ट हो जाए तो उचित ही है। इस तरह पास करने की मर्यादा जिनके लिए हो उनको ही रहे, मेरे लिए तो नहीं है।
तुम इस बात से रुष्ट हो न हो सकोगे उपेंद्र भैया। मैं तुमको जितना जानता हूँ ये लोग उसका चौथाई भी नहीं जानते। जिम्नास्टिक अखाड़े से लेकर फुटबॉल क्रिकेट तक बहुत दिन मैंने तुम्हारी शागिर्दी की है। साथ साथ घूमकर बहुत दिन बहुत तरह से तुम्हारा समय नष्ट होते मैंने देखा है। अनेक परीक्षाओं में भाग लेते भी तुमको देखा है और विधि पूर्वक स्कॉलरशिप के साथ तुम्हें पास करते भी देखा है, लेकिन किसी दिन तुमको परीक्षा की दुहाई देते नहीं सुना। इस बात को यहीं दबा देने के उद्देश्य से उपेंद्र ने कहा, मुझे तो बांसुरी बजाना नहीं आता। सतीश ने कहा, मैं भी अक्सर यही बात सोचता हूँ। संसार की यह चीज तुमने क्यों नहीं जाना, मुझे इस पर आश्चर्य होता है। लेकिन छोड़ो इस बात को। दोपहरिया की धूप में तुम लोगों की यह बैठक किस लिए है? जाड़े की धूप की तरह पीठ किए माथे पर चादर लपेटकर इन लोगों की यह बैठक खूब ही जम गई थी। दिन इतना चढ़ाया है कि इस ओर किसी ने लक्ष्य नहीं किया था। सतीश की बात से समय का ध्यान आते ही सभी चौंक कर खड़े हो गए। सभा भंग होते ही भूपति ने कहा, उपेंद्र बाबू तब क्या होगा? उपेंद्र ने कहा, मैंने तो कह दिया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम लोगों के स्वामी जी का उद्देश्य अगर पहले ही कुछ मालूम हो जाता तो अच्छा होता। एकदम मूर्ख की तरह जाने में संकोच लगता है। भूपति ने कहा, लेकिन एक भी बात वे नहीं बताते, बल्कि ऐसा कहते हैं जो जटिल और दुर्बोध्य है उसको विशद रूप से साफ तौर से समझाकर बताने का अवसर और सुविधा न मिलने तक बिल्कुल ही न बताना अच्छा है। इससे अधिकांश समय सुफल के बदले कुफल ही होता है। चलते चलते बातचीत हो रही थी, इतनी देर में सभी बाहर आ खड़े हुए। सतीश ने कहा, क्या बात है उपेंद्र भैया? उपेंद्र की बाधा देकर भूपति बीच में बोल पड़ा, सतीश बाबू आपको भी चंदे के खाते में दस्तखत करना पड़ेगा। इसका कारण इस समय हम लोग ठीक तौर से बता न सकेंगे। परसों अपराह्न में कॉलेज के हाल में स्वामी जी खुद ही समझाकर बताएंगे। सतीश ने कहा, तब तो मेरा समझना नहीं होगा भूपति बाबू। परसों हम लोगों का रिहर्सल होगा, मेरे अनुपस्थित रहने से काम न चलेगा। आश्चर्य में पड़कर भूपति ने कहा, यह कैसी बात आप कह रहे हैं सतीश बाबू? थिएटर की मामूली हानि होने के डर से ऐसे महान कार्य में आप सम्मिलित न होंगे? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सतीश बोला, लोग न सुनने पर भी बहुत सी बातें कहते हैं। बात यह नहीं है, बात आप लोगों को लेकर है। कुछ भी जानकारी न रहने पर भी आप लोग संदेह छोड़ इस अनुष्ठान को जितना महान कहकर विश्वास कर सके हैं, यदि मैं उतना न कर सकूं तो मुझे आप लोग दोष मत दीजिएगा। बल्कि जिसको मैं जानता हूं, जिस काम की भलाई बुराई को समझता हूं, उसकी उपेक्षा करके उसको हानि पहुंचाकर एक अनिश्चित महत्व के पीछे पीछे दौड़ना मुझे अच्छा नहीं मालूम देता। उपस्थित छात्र मंडली की आयु और शिक्षा की दृष्टि से भूपति ही सबसे अधिक श्रेष्ठ थे, इसलिए वे ही बातचीत कर रहे थे। सतीश की बात सुनकर उन्होंने हंसकर कहा, सतीश बाबू, स्वामी जी की तरह महान व्यक्ति अच्छी ही बात कहेंगे, उसका उद्देश्य अच्छा ही होगा। इस पर विश्वास करना तो कठिन नहीं है। सतीश ने कहा, व्यक्ति विशेष के लिए यह कठिन नहीं है, यह मैं मानता हूँ। यही देखिए ना, हाई स्कूल पास कर लेना कोई कठिन काम नहीं है। फिर भी पास करना तो दूर की बात, 3-4 वर्षों में मैं उसके पास तक भी पहुँच न सका। अच्छा बताइए तो, स्वामी जी नामक मनुष्य को पहले कभी आपने देखा है या इनके संबंध में किसी दिन आपने कुछ सुना है? किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। यह बात सभी ने स्वीकार किया। सतीश बोला, यह देखिए, एक गेरुआ कपड़े के अलावा उनका और कोई सर्टिफिकेट नहीं है। फिर भी आप लोग पागल से हो उठे हैं और स्वयं अपने काम का नुकसान कर उनका भाषण मैं सुनना नहीं चाहता। इसके लिए आप नाराज हो रहे हैं। भूपति ने कहा, पागल क्या यूं ही हो रहे हैं? ये गेरुआ वस्त्रधारी संसार को बहुत कुछ दे गए हैं। जो कुछ भी हो, मैं नाराज नहीं होता, दुख अनुभव कहता हूँ। संसार की सभी वस्तुएं सफाई और गवाही के साथ लेकर हाजिर नहीं हो सकती। इस कारण अगर उन्हें झूठ समझकर छोड़ देना पड़े तो बहुत सी अच्छी चीज़ों से भी हम लोगों को वंचित रह जाना पड़ेगा। आप ही बताइए, जिस समय आप संगीत में सा रे गा मा धा साधते थे, उस समय आपको कितने रस का स्वाद मिलता था? उसकी कितनी अच्छाई बुराई आपकी समझ में आई थी? सतीश बोला, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। संगीत का एक आदर्श यदि मेरे सामने न रहता,
मीठे रस का स्वाद पीने की आशा यदि मैं न करता तो उस दशा में इतना कष्ट उठाकर मैं सारे गामा को साधने नहीं जाता। वकालत के पेशे में रुपए की गंध अगर आप इतने अधिक परिमाण में नहीं पाते तो एक बार फेल होते ही रुक जाते। बार बार इस तरह जी तोड़ मेहनत करके कानून की किताबों को कंठस्थ नहीं करते। उपेन भैया भी शायद किसी स्कूल में अध्यापकी पाकर ही इतने दिनों में संतुष्ट हो गए होते। उपेंद्र हंसने लगे, लेकिन भूपति का मुंह लाल हो गया। एक खोचे का जवाब 10 गुना करके दिया था, यह बात वे सभी समझ गए। क्रोध दबाकर भूपति ने कहा, आपके साथ बहस करना बेकार है। एक ही वस्तु की अच्छाई बुराई कितने तरह से हो सकती है, शायद इसे आप नहीं जानते। सब लोग रास्ते के किनारे उकड़ू बैठ गए थे। सतीश उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, क्षमा कीजिए भूपति बाबू, 6 तरह के प्रमाणों और 36 प्रकार के प्रत्यक्षों की आलोचना इतनी धूप में सही नहीं जा सकती। इससे तो अच्छी यही है कि संध्या के बाद आप बाबूजी की बैठक में आइएगा, जहां आधी रात तक तर्क वितर्क चल सकेंगे। प्रोफेसर नवीन बाबू, सदर आला गोविंद बाबू और घर के भट्टाचार्य जी तक ऐसे ही विषयों पर आधी रात तक बहस किया करते हैं। उनके पास वाले कमरे में मैं रहता हूँ। हेर फेर के दांव पेच की बातों से मेरे कान अभी तक पूरे पके तो नहीं हैं, लेकिन मुझ पर रंग चढ़ने लगा है। लेकिन असमय में पेड़ों के नीचे गिरकर सियार कुत्तों के पेट में जाना मैं नहीं चाहता। इसलिए इस विषय को छोड़कर अगर और कुछ कहना हो तो कहिए, नहीं तो आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। सतीश का हाथ जोड़कर बात करने का तरीका देखकर सभी हंसने लगे। नाराज भूपति दोगुने उत्तेजित हो उठे। क्रोध के आवेश में तर्क का सूत्र खो गया और ऐसी दशा में जो मुंह से निकलता है उसी की गर्जना करके वे कह उठे, मैं देख रहा हूं आप ईश्वर को भी नहीं मानते। यह बात बहुत ही असंबद्ध और बच्चों की सी निकल पड़ी। स्वयं भूपति बाबू के भी कानों में यह बात खटके बिना न रह सकी। भूपति के लाल चेहरे पर एक बार तीक्ष्ण दृष्टि डालकर फिर उपेंद्र के चेहरे की तरफ देख सतीश खिलखिलाकर हंस पड़ा और भूपति की तरफ देखकर वह बोला, आपने ठीक ही किया है भूपति बाबू। चोर चोर के खेल में दौड़ने में लाचार होने पर खड्डों को छू देना ही अच्छा होता है। इस अपवाद से आग बबूला होकर भूपति जो ही उठ खड़े हुए तो ही उपेंद्र ने हाथ पकड़कर कहा, तुम चुप रहो भूपति, मैं अभी इस मनुष्य को ठीक करता हूँ। खड्डों को छू देना, ठिकाने जा पहुँचना, ये सब कैसी बातें हैं रे सतीश? वास्तव में मेरा तेरा जैसा संशयी स्वभाव है, इससे संदेह हो सकता है कि तू ईश्वर तक को भी नहीं मानता। सतीश ने आश्चर्य प्रकट कर कहा, हाय रे मेरा भाग्य, मैं ईश्वर को नहीं मानता, खूब मानता हूँ। थिएटर का खेल समाप्त होने के बाद आधी रात को कब्रिस्तान के पास से लौटता हूँ, कोई भी आदमी नहीं रहता। विश्वास के जोर से छाती का खून बर्फ बन जाता है। तुम लोग अच्छे आदमी हो इसका खबर नहीं रखते। हंस रहे हो उपेन भैया? भूत प्रेत मानता हूँ और ईश्वर को मैं नहीं मानता। उसकी बात सुनकर क्रुद्ध भूपति भी हंसने लगे। बोले, सतीश बाबू, भूत का भय करने से ही ईश्वर को स्वीकार करना होता है। ये दोनों बातें क्या आपके विचार से एक ही हैं? सतीश ने कहा, हाँ बिल्कुल एक ही हैं। आसपास रख देने से पहचानने का उपाय नहीं है। केवल मेरे निकट ही नहीं, आपके निकट भी यही बात लागू होती है। उपेन भैया के निकट भी, बल्कि जो लोग शास्त्र लिखते हैं उनके निकट भी वह एक ही बात है। नहीं मानते तो अलग बात है, लेकिन मान देने के बाद जान नहीं बचती है। चोट ओट में, आफत विपत में बहुत तरह से मैंने सोचकर देख लिया है। वाग्नी तंडा भी खूब सुन लिया है, लेकिन जो अंधकार था वही अंधकार है। छोटा सा एक निराकार ब्रह्म मानो या हाथ पांवधारी 33 करोड़ देवताओं को ही स्वीकार करो, कोई युक्ति नहीं लगती। सभी एक ही जंजीर में बंधे हुए हैं। एक को खींचने से सभी आकर उपस्थित हो जाते। स्वर्ग नरक आ जाएंगे, इह काल परकाल आ जाएंगे, अमर आत्मा आ जाएगी। तब कब्रिस्तान के देवताओं को किस चीज से रोकोगे? काली घाट के कंगालों की तरह चुपके चुपके तुम किसी एक आदमी को कुछ देकर क्या छुटकारा पा जाओगे? पल भर में जो जहां था वहीं से आकर तुमको घेर लेंगे। ईश्वर को मानूं और भूत से डरूं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भूपति बाबू। जिस ढंग से उसने बातें की उससे सभी ठठाकर हंसने लगे।
दो छोटे बच्चों के हास्य कोलाहल से रविवार का अलस दोपहर चंचल हो उठा। उपेंद्र की पत्नी सुरबाला से प्रेरित दूर खड़ा भूतो अपने मन में भुनभुना रहा था। वह भी हल्के भाव से हंसने लगा। झगड़े के जो बादल घिर आए थे, इस सब हंसी की आधी से न जाने कहाँ विलीन हो गए। किसी को होश नहीं आ रहा था कि दोपहरिया बहुत पहले बीत चुकी है और इतनी देर हो जाने से घर के भीतर भूख प्यास से बेचैन नौकरानियां आंगन में चिल्लाहट मचा रही थी और रसोई घर में रसोइया काम छोड़ देने के दृढ़ संकल्प की बार बार घोषणा कर रहा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के भाग 1 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, उपन्यास चरित्रहीन के अगले भाग के वाचन के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा कथा कहानी और उपन्यास की अगली कड़ी में। तो सुनना न भूलें। धन्यवाद।